नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। आज दोस्तों हम सामंत काल के बारे में देखेंगे, जो उत्तर गुप्त काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो गुप्त काल के राजा होते हैं ना, छोटे छोटे सामंत के रूप में उभर के आते हैं, उनको आज देखेंगे। इसमें कन्नौज का मौखरी वंश तथा हर्षवर्धन के बारे में मेन रूप से देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारत चल रहा था। प्राचीन भारत में हम वैदिक काल पढ़ चुके हैं, उसके बाद महाजनपद काल देखा था, उसके बाद धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मगध काल, उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद उत्तर मौर्य काल और उसके बाद गुप्त काल। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पिछले की पूरी हिस्ट्री समझ में आए, तब आपको ज्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। आज पढ़ेंगे सामंत काल। ये देख सकते हैं आप, ये भारत में गुप्त काल के पतन के साथ साथ गुप्त काल यहाँ पर सीमित रह गया था। उसके बाद छोटे छोटे सामंत, जो गुप्त राजाओं के छोटे छोटे सामंत सेनापति होते थे ना, पिछले वीडियो में बताया था, जिन्हें भूमि दे दी जाती थी, उसी तरीके से ये सामंत उभर कर आते हैं। इसमें मौखरी वंश, ठीक है, ये पुष्यभूति वंश, इस तरीके से ये उभर कर सामने आते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत आगे। सामंत काल, कमजोर गुप्त राजाओं के उनके सामंत शक्तिशाली हो गए। जो कमजोर हो गए थे गुप्त राजा, उत्तर गुप्त काल में उनके सामंत अब सक्रिय हो गए थे। अपने अपने राज्यों की स्थापना की। इन्हीं सामंतों में प्रमुख कन्नौज के मौखरी वंश और थानेसर के वर्धन थे, जो इनमें प्रमुख रूप से दो उभर कर सामने आए। छोटे छोटे सामंत जो थे उनमें दो प्रमुख रूप से आए, कन्नौज के मौखरी वंश और थानेसर के वर्धन। अब मौखरी वंश को एक बार देख लेते हैं। मौखरी वंश, मौखरी वंश की तीन शाखाएं थी। प्रथम मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हरा अभिलेख, ये हरा अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है, जो कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना होती है। दूसरी मौखरी वंश की शाखा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में, जो कोटा जयपुर के पास में है, ये बड़वा यूप अभिलेख है। ये 3री शताब्दी के आसपास में ऐसा वर्णन मिलता है। एक तीसरी शाखा बिहार में गया में बराबर तथा नागार्जुनी से प्राप्त लेख से ये पता लगता है कि बिहार में जो गया है ना, वहां पे भी मौखरी वंश की एक शाखा राज्य करती थी। शुरुआत करते हैं कन्नौज का मौखरी वंश। गंगा यमुना के दोआब में शासन करने वाली शाखा कन्नौज की मौखरी वंश शाखा कहलाई। मौखरी वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। जो हरिवर्मा था ना, वो कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हरिवर्मा जो हरिवर्मा थे ना, इनका शासनकाल लगभग 480 से 500 ईस्वी के आसपास था। इसने कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना की। हरा अभिलेख में इसकी उपाधि महाराजा मिलती है। जो हरिवर्मा है ना, ये महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। अगले हैं आदित्य वर्मा, 500 से 525 ईस्वी के आसपास। इसमें समय में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, ये अनुमानित समय है। हरिवर्मा का पुत्र तथा इसका विवाह गुप्त वंशीय शासक हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता से होता है। जो हर्षा गुप्ता होती है ना, उनके साथ इनकी शादी होती है। ये वर्णाश्रम धर्म और यज्ञों को प्रोत्साहन देने वाले थे। जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी ना, उसको ये प्रोत्साहन देते हैं, जो गुप्त काल में चल रही थी, और यज्ञों को अत्यधिक करवाने का प्रयास करते हैं। अगले ईश्वर वर्मा है। इनका टाइम है 520 से 540 ईस्वी तक। यह हर्षगुप्ता से उत्पन्न, जो हर्षगुप्ता से शादी होती है, हर्षा गुप्ता से, आदित्य वर्मा की, उसी से उत्पन्न ये ईश्वर वर्मा पुत्र होते हैं। इन्हें क्षितिपति भी कहा जाता है। यह वैदिक धर्म का अनुयायी था। इन्होंने वैदिक धर्म को बहुत तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया। जिस मार्ग पर गुप्त वंश चल रहा था ना, उसी मार्ग पर इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया। इसे यज्ञों के द्वारा इंद्र की आराधना करने वाला कहा गया। इन्होंने जो यज्ञ करके ना, वैदिक धर्म में यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न किया जाता था ना, तो इन्हें भी उसी प्रकार माना गया, यज्ञों को करके इंद्र को प्रसन्न करने वाला। इसमें आप देख सकते हैं कन्नौज का मौखरी वंश, ये यहाँ पर सीमित था, अभी ये सीमित है। जब हर्षवर्धन आएंगे ना, तो इसका क्षेत्र विस्तार होगा। अभी कन्नौज का मौखरी वंश इतने क्षेत्र पर निश्चित है।
अगले राजा हमारे ईशान वर्मा होते हैं। इनका टाइम है 540 से 560 ईस्वी के आसपास। ये रानी उपगुप्त का पुत्र था। जो ईश्वर वर्मा की पत्नी होती है उपगुप्त, उनका ये पुत्र होता है। आगे देखते हैं ईशान वर्मा को। इसे मौखरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो ईशान वर्मा है ना, इसको मौखरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र राजा बना लेता है। यह अपने वंश का पहला शासक जिसने अपनी मुद्राएं चलवाई और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जो ये राजा होता है ना, अपने वंश का पहला ऐसा शासक होता है जो अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित करता है। अभी तक के जो राजा थे वो गुप्त राजाओं के अधीन अपने आप को मानते थे, लेकिन इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपने नाम की मुद्राएं चलवाई। अशोकगढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त और इसके मध्य युद्ध भी हुआ था। जो कुमारगुप्त होते हैं ना, उनके साथ में इसका युद्ध भी होता है और संभवतः कुमारगुप्त विजयी रहे थे, लेकिन इसने अपनी सत्ता कायम की और अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चलिए अब आगे अगले राजा को देखते हैं। है सर्ववर्मा 560 से 580 ईस्वी के आसपास। ईशान वर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सर्ववर्मा गद्दी पर बैठा। सर्ववर्मा के एक भाई सूर्यवर्मा का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। जो सूर्यवर्मा है ना, वो सर्ववर्मा का एक भाई होता है, उसका भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। अशोकगढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंश के राजा दामोदर गुप्त के साथ युद्ध हुआ। इसमें सर्ववर्मा विजयी रहा। इसने काफी मात्रा में रजत मुद्राएं चलवाई। ये मुद्राएं दक्षिण भारत के असारगढ़ से प्राप्त हुई हैं। जो दक्षिण भारत का असीरगढ़ है ना, वहां से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये रजत मुद्राएं इसलिए चली थी क्योंकि अब गुप्त राजाओं के टाइम पे काफी युद्ध होने की वजह से समुद्रगुप्त के टाइम पे सोना कम होने लगा था। फिर हमने पढ़ा था ना, गुप्त राजाओं ने खराब सोने के सिक्के चलाए थे। अब धीरे धीरे सोने की कमी होने लगी, सोने केवल आभूषण के रूप में प्रयोग होने लगे, इसलिए अब चांदी की बहुलता थी तो चांदी के सिक्के चलने लगे थे। अगले हमारे राजा हैं अवंती वर्मा 580 से 600 ईस्वी के आसपास। यह सर्ववर्मा का पुत्र होता है। हर्षचरित में इनकी प्रशंसा भगवान शिव की भांति पूजित बताया गया है। ये अवंती वर्मा जो होते हैं वो जनता के इतने प्रिय होते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव को लोग अपना पूज्य मानते हैं, उसी प्रकार अवंती वर्मा राजा को भी अपना पूज्य देव मानने लगे थे। ये जनता की भलाई के लिए बहुत ज्यादा कार्य करते थे। विशाख दत्त, चलिए अब इनकी सभा राजसभा में ही कवि थे। जो विशाख दत्त थे ना, वो इन्हीं की सभा में राजकवि थे। इनकी उपाधि महाराजा धीराज, इनकी भी उपाधि महाराजा धीराज थी। अगले हमारे राजा होते हैं ग्रहवर्मा, जो आखिरी राजा के रूप में जाने जाते हैं। 600 से 605 ईस्वी के मध्य अवंती वर्मा का पुत्र होता है ये। इसका विवाह पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ होता है। जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे ना, हर्षवर्धन की बहन होती है राजश्री, उनके साथ इसका विवाह होता है ग्रहवर्मा का। ग्रहवर्मा के नाम का उल्लेख केवल बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलता है। जो ग्रहवर्मा का उल्लेख मिलता है वो हर्षचरित लिखी है ना बाणभट्ट ने, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। प्रभाकर की मृत्यु के बाद मालवा के राजा ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, जिसे गौड़ शासक का समर्थन प्राप्त था। मालवा के राजा ने ग्रहवर्मन को मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया। अब यहीं से युद्ध प्रारंभ होंगे और हर्षवर्धन आगे चलकर इस युद्ध में कूदेगा और गुस्से में आकर पूरे उत्तर भारत पे एकाधिकार कर बैठेगा। यहीं से नींव पड़ती है सामंत काल के उभरने की। मेन नींव यहीं से पड़ती है। अभी तक सामंत काल था, सामंत छोटे छोटे थे, लेकिन अब ये विशाल रूप में आ जाएंगे क्योंकि अब उसके बहनोई को मार दिया गया है, हर्षवर्धन के बहनोई को इनके गौड़ शासकों के द्वारा। अब चलते हैं पुष्यभूति वंश, जो हर्षवर्धन का वंश है ना, उसे देखते हैं। पुष्यभूति वंश थानेश्वर के वर्धन, इनका राज्य थानेश्वर के आसपास जो दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र लगभग है, इनका संभवतः क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा का था। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। जो पुष्यभूति है ना, उनको इस वंश का संस्थापक माना जाता है। आदित्य वर्धन संभवतः कन्नौज के मौखरी राजा सर्ववर्मा के अधीन थे। जो अभी पीछे सर्ववर्मा राजा पड़ा था ना, उसके अधीन ही लगभग थे। इनके उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन ने भी
अपने शुरुआती दिनों में मौखरी राजा अवंती वर्मा के सामंत रहे। जो इनके पिता थे ना राजश्री के और हर्षवर्धन के, वो शुरुआती दिनों में अवंती वर्मा जो इनके समकालीन थे उनके सामंत रहे। प्रभाकर की बेटी राजश्री ने अवंती वर्मा के बेटे ग्रह वर्मा से विवाह कर दिया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप प्रभाकर की राजनीति स्थिति काफी वृद्धि हुई और उन्होंने शाही उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जब राजसी संबंध इन लोगों के बीच स्थापित हो गए तो ये लगभग स्वतंत्र रूप में होने लगे, तथा क्योंकि संधि हो गए थे, और इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। अब हमारा मेन राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, कहीं कहीं ये 650 ईस्वी तक भी देखने को मिलता है। सामंत काल इन्हीं के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है, राजा हर्षवर्धन के नाम से। प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की युद्ध में मृत्यु के बाद कन्नौज में आकर गद्दी पर बैठता है। 16 वर्षों की छोटी उम्र में राजा बनता है। ये 16 वर्ष की छोटी उम्र होती है, उसी में इसे मजबूरी में राजा बनना पड़ता है, क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है 605 के लगभग में। उसके बाद क्या होता है कि ग्रह वर्मा पर हत्या हो जाती ग्रह वर्मा की। उसके बाद इसका जो बड़ा भाई होता है राज्यवर्धन, वो अपने बहनों का बदला लेने के लिए वहां जाता है। वहां पर इसे छिप के युद्ध में मार दिया जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन युद्ध में कूदता है और सबका असंहार करने लगता है। बहन राजश्री को छुड़ाने के लिए राज्यवर्धन युद्ध करने गया। वहां मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। जो राज्यवर्धन था ना, हर्षवर्धन का बड़ा भाई और राजश्री का भाई, इसे भी धोखे से मार दिया। जैसे ग्रह वर्मा को मार दिया था, वैसे ही राजवर्धन को भी मार दिया। हर्षवर्धन ने तब गौड़ राजा और उनके सहयोगियों को नष्ट करने की कसम खाई और युद्ध में देवगुप्त को मार दिया और शशांक को युद्ध में भाग गया। जो शशांक था ना, उसे वो युद्ध से भाग गया गौड़ राजा, और मालवा नरेश देवगुप्त को मार दिया। इसमें भी बताया जाता है कि जो उत्तर गुप्त के राजा थे ना, उनका हाथ था, इसलिए इसने पूरा संहार करना शुरू कर दिया था। समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के बाद वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ, क्योंकि बंगाल काफी दूर पड़ जाता था, इसलिए वहां तक सेना का पहुंचना तथा रसद पानी पहुंचना मुश्किल पड़ता था। इसलिए जैसे ही कमजोर पड़ा शशांक और शशांक की मृत्यु होती है, तो बंगाल एक तरह से कमजोर पड़ गया और इसने वहां पर भी कब्जा कर लिया। शासक बनने के बाद हर्ष ने विजय अभियान चलाया। जब शासक बन गया उसके बाद इसने विजय अभियान चलाया। हर्ष ने जब भारत के दक्षिण भाग पर अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में इसे पराजित किया। हर्षवर्धन की पराजय यहीं पर होती है, सबसे पहली पराजय यही मानी जाती है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। और हर्षवर्धन किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, केवल पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ही नर्मदा तट पर पराजित हुआ, क्योंकि वहां की स्थितियां अलग थी। पर्वतीय क्षेत्र था विंध्याचल का नर्मदा तट पे, वहां पे ये हार जाते हैं और दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान नहीं कर पाते हैं, उत्तर भारत तक ही सीमित रह जाते हैं। विजय अभियान के बाद धार्मिक कार्यों में जीवन बिताया। विजय अभियान के बाद ये धार्मिक जीवन बिताते हैं। ये हर्षवर्धन द्वारा चलाई गई मुद्राएं। चलिए अब हर्षवर्धन दो महासभाओं की चर्चा। इसमें दो महासभाओं की चर्चा मिलती है, प्रयाग में दान का महाक्षेत्र और कन्नौज। ये दो जगह ये सब कुछ अपना दान करते थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी, वहां पर दरबार लगाते थे और सब कुछ दान अपना करते थे। तब प्रयाग में जाके हर 5 वर्ष में अपना सब कुछ जितना कमाया होता था वो दान कर देते थे, तथा अपनी बहन से जो वस्त्र होते थे वो उधार लेकर पहनते थे। प्रत्येक 5 वर्ष में वह सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था, जिसे संभवतः कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कुंभ मेला का जो आयोजन होता है ना, वो हर्षवर्धन के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। कन्नौज और प्रयाग के समारोह में हेनसांग भी उपस्थित रहा। जो हेनसांग होता है ना चीनी यात्री, वो कन्नौज और प्रयाग में जो समारोह होते थे उनमें उपस्थित रहता था। चीनी यात्री हेनसांग जो होता हेनसांग या हेदसांग बोलते हैं, इसी काल में भारत आया। हेनसांग ने 630 से 643 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में योग का अध्ययन किया। हेनसांग ने शियुकी नाम की में अपना यात्रा वर्णन लिखा है। जो शियुकी नाम की एक किताब है ना इनकी,
हेनसांग की, उसमें ये अपना यात्रा वर्णन लिखते हैं। हेनसांग हर्ष के दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह के रहा। जो हर्षवर्धन राजा था ना, इसके समय में ही केवल चीन के साथ संबंध अच्छे रहे भारत के, वरना आज तक संबंध अच्छे नहीं है। केवल जो हर्षवर्धन था ना, इसी के समय चीन के साथ पूरे भारत के संबंध अच्छे थे, बाकी किसी राजा के समय चीन से संबंध अच्छे नहीं रहे। हर्ष एक महान साहित्यकार था। इसके 3 नाटक निम्न हैं, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं। बाण भट्ट और मयूर भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट और मयूर भट्ट नाम के ये दरबारी कवि थे इनके दरबार में। बाण भट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी जो है वो बाण भट्ट की रचनाएं हैं। ये रहे राजा हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाजत देती थी। जिस तरीके से गुप्त राजाओं ने सामंतों को चलाने की आज्ञा दी थी, उसी तरीके हर्षवर्धन ने राज्यों को जीतकर उन्हीं राजाओं को वापस राज्य कर दिया और कहा कि आप मेरे ध्वज के तले ही अपना राज्य चलाएंगे। शर्त यह थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि थानेश्वर इनका खुद का राज्य था और कन्नौज इनकी बहन का राज्य था। इसलिए इन राज्यों के बीच में इनकी कोई संधि नहीं थी, इन पर केवल आधिपत्य था और बाकी राजाओं के बीच में संधियां थी। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। राजश्री जब राजवर्धन मारे गए थे ना, उस समय ये अपने आप को गृहवर्मन मारे गए थे ना, तो उस समय राजश्री अपने आप आत्महत्या करना चाहती थी और तो हर्षवर्धन ने उनको आत्महत्या करने से रोका तथा सती प्रथा को बंद करवाया। सम्राट हर्ष सभी धर्मों का सम्मान, आदर, महत्व देते थे। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, हर किसी को भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। जो हर्ष थे ना, वो हर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन पहले बहुत बड़े शिव भक्त थे, परंतु जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में किया। जो बौद्ध धर्म था ना, उसका विकास किया। कन्नौज में स्थित शिव जी के गौरी शंकर मंदिर संभवतः हर्षवर्धन द्वारा ही बनवाया गया। ये स्वयंभू शिवलिंग है, कन्नौज में स्थित है। आप जाकर कन्नौज के आसपास रहते हैं तो देख सकते हैं, गौरी शंकर महादेव का मंदिर है। आज सावन का सोमवार भी है, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये भव्य मंदिर है। ये स्वयंभू बताए जाते हैं। इनका बताया जाता है अंत नहीं है शिवलिंग का, ये जमीन के अंदर तक है। ये कन्नौज में स्थित है और ये संभवतः हर्षवर्धन द्वारा ही बनवाया गया था। बताया जाता है 51,000 पंडितों से इनका अभिषेक करवाया गया था। हर्ष के अधिकारियों को अब देखते हैं। अवंती युद्ध और शांति का मंत्री होता, जो अवंती होता था। सिंहनाथ हर्ष की सेना का महासेनापति। कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी जो होता था, कुंतल होता था। स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख, जो हाथियों की सेना होती थी, उसका मुख्य अधिकारी होता था। भंडी प्रधान सचिव होता था। लोकपाल प्रांतीय शासक जो होता था, वो लोकपाल कहलाता था। अब हर्षवर्धन के राज्य सीमा तथा साम्राज्य को विस्तार को एक बार चित्र द्वारा देखते हैं। यह रहा हर्षवर्धन का साम्राज्य 640 ईस्वी के आसपास। ये साम्राज्य का विस्तार कुछ इस मैप में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। कान्यकुब्ज नाम से कन्नौज का पुराना नाम कन्नौज आप बोलते हैं, पहले कान्यकुब्ज था। अहिछत्रक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नर्मदा के तट पर यहाँ पर युद्ध होता है और रोक लिया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय होता है, ये ठीक है, वातापी का राजा। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के तट पर इनको रोक लेता है और इसके आगे इनको बढ़ने नहीं देता है। इसमें आप देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये नर्मदा दिख रही है बिल्कुल। नर्मदा से घाटी के ऊपर उत्तर में ही केवल हर्ष का साम्राज्य होता है, नीचे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय इन्हें युद्ध करके रोक देता है। और इधर आप देख सकते हैं ये बंगाल तक अपना अधिकार कर लेते हैं और पूरा बिहार भी इनके कब्जे में होता है। उत्तर हरियाणा तथा हिमाचल का कुछ भाग, उत्तरांचल पूरा, ठीक है। इसके साथ गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र इनके अधिकार में आ जाता है। और ये आर्यावर्त का आखिरी हिंदू राजा होता है जो उत्तर भारत पर राज्य करता है।
चलिए अब इनकी वंशावली एक बार देख लेते हैं, इनके वंश में कौन कौन से राजा हुए। पुष्यभूति वंश के शासकों की सूची। जो हर्षवर्धन का वंश होता है पुष्यभूति वंश होता है या वर्धन वंश कहा जाता है। इसके शासक देख लेते हैं, इनका शासनकाल देख लेते हैं। पुष्यभूति इनके स्थापना करते हैं इस वंश की लगभग 500 ईस्वी के आसपास। नरवर्धन 500 से 525 ईस्वी के आसपास। उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम 525 से 555 ईस्वी के आसपास। उसके बाद आदित्यवर्धन आते हैं 555 से 580 ईस्वी के आसपास। उसके बाद प्रभाकर वर्धन 580 से 605 ईस्वी, जो प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता होते हैं। राज्यवर्धन द्वितीय ये हर्षवर्धन के बड़े भाई होते हैं, 605 से 606, एक ही साल लगभग रह पाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं। उसी टाइम उसके बहनोई भी मारा जाता है, फिर ये युद्ध में जाते हैं, ये भी मारे जाते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन राजा बनते हैं 606 से 647 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं 650 ईस्वी भी मिलता है। यह रहा हर्षवर्धन का वंशावली। राजा हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट उत्तर भारत जो आर्यावर्त पर शासन करते हैं। इसी के साथ सामंत काल खत्म होता है। अब आगे हम इसके बाद अब संगम काल को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।